तो हम कल ये ईवीएस में पढ़ रहे थे व्हाट डू डिफरेंट न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अलग अलग विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो जैसे कि कल हमने सारे इमेजेस के थ्रू देखा था। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वसा से भी मतलब जो फैट है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। और वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में मतलब असलियत में ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर अगर करें तो जो फैट है वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इससे ज्यादा और एनर्जी प्रोवाइड होती है। उसके बाद में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। कि प्रोटीन की जो जरूरत होती है तो जिस्म स्वस्थ होने हेल्दी रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन ये कहते हैं। जिसमें प्रोटीन होता है प्रोटीन युक्त भोजन को उसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखें अस्थियों और उसी तरह से दांत और मसूड़ों के स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट ऑल्सो गिव्स एनर्जी के फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। द रियलिटी इज दैट द सेम अमाउंट ऑफ फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कि रियलिटी यह है कि सेम अमाउंट का फैट अगर हम कम कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ले तो उससे ज़्यादा हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। प्रोटीन ये रिक्वायर होता है बाय द बॉडी ऑफ ग्रोथ एंड फॉर बीइंग हेल्दी। कि बॉडी की ग्रोथ और हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। और प्रोटीन का रिच फूड ये कभी कभार इसको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब मसल्स बिल्ड करने के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड इसको कहा जाता है। विटामिन प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिसीजेस से बीमारियों से। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो हमारे जो है तो हड्डियों को आँखों को दांतों को हेल्दी रखने के लिए काम आते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा जो चेहरा होता है स्किन तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। तो इससे हमारी आंखें और स्किन हेल्दी होती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। और विटामिन डी हमारी अस्थियों तो अस्थियाँ यानी कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि मतलब सिर्फ मुर्दा लोगों की पाई जाती है तो उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे अस्थियाँ डायरेक्टली। तो वो बोन्स के ताल्लुक से कह रहे हैं। तो विटामिन ए का ये हो गया स्किन एंड आइस। और विटामिन सी बॉडी से फाइट करने अगेंस्ट मेनी डिसीज। और विटामिन डी बॉडी को कैल्शियम इसको जो है तो प्रोनाउंसिएशन कैल्शियम और पोटेशियम इस तरह से होता है। कैल्शियम हम हमेशा पढ़ते आते हैं तो उर्दू में भी जो लिखा होता है तो स होता है वो कैल्शियम। तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम पोटेशियम और मैग्नीशियम इस तरह से होता है। शियम नहीं होता है वो। तो ये आप गूगल पे और चेक भी कर सकते हैं इस तरह। तो विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम के लिए और बोन्स एंड टीथ के लिए इस्तेमाल होता है। और फूड जो होते हैं रिच होते हैं विटामिन में डिफरेंट विटामिन में। ये बात है। और यहाँ पर इसका एक चार्ट देखिए विटामिन या फिर खनिज जिसको कहा जाएगा। तो ये विटामिन ए में अभावजनीय रोग या विकार तो क्षीणता दृष्टिहीनता मतलब जो है तो देखने की विजुअल डिसेबिलिटीज जो होती है तो उसमें उसकी वजह से होंगी विटामिन ए की कमी से। और उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि कमजोर दृष्टि आंखें कमजोर होना अंधेरा रात में कम दिखाई देना कभी कभार पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। और विटामिन बी वन की अगर बात करें तो बेरी बेरी की उसकी बीमारी होती है दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। दुर्बल पेशियां के मसल्स कम हो जो है तो कमजोर हो जाते हैं वीक मसल्स और काम करने की एनर्जी में कमी। विटामिन सी से स्क्रवी की बीमारी होती है। स्क्रवी मसूड़े से खून निकलता है घाव भरने में अधिक समय का लगना। तो अगर जख्म हो गया तो जल्दी नहीं भर रहा तो विटामिन सी की कमी है। स्क्रवी की बीमारी भी उससे होगी। विटामिन डी में रिकेट्स होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना।
ये बोन्स जो है तो मुलायम होकर मुड़ जाती है। कैल्शियम जो होता है, ये देखिए इसमें प्रोनाउंसिएशन में कैल्शियम ऐसा आएगा, शियम नहीं है। तो अस्थिया और दंतक्षय, तो कमजोर अस्थिया दंतक्षय जो होते हैं तो उन्हें बोन्स और दांतों के लिए ये कैल्शियम की कमी से होता है। आयोडीन जो रहेगा तो घेंगा या गाइटर, गर्दन की ग्रांथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता का इसके सबब हो सकता है आयोडीन। तो देखिए बहुत सारे मतलब नमक वगैरह भी होता है, उसके अंदर आयोडीन वगैरह का भी आता है, विथ आयोडीन वगैरह इस तरह से। तो घेंगा गाइटर ये होता है इससे बीमारी। लोह जो होता है तो उससे, लोह मतलब जो कि उसको कहा गया आयन, तो मतलब लोहा या लोह इस तरह। तो इससे अर्कता, अर्कता यानी कि एनीमिया, जो कि खून की कमी होती है उससे कमजोरी हो जाती है। इसको इंग्लिश में देखिए एक बार, विटामिन है लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। और यहाँ पर ये सारे साइड साइड में ये चल रहे हैं कि किससे क्या क्या चीज़ें मिलती है। कल हमने इसको देखा था कि किसमें से क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो विटामिन ए में पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस लाइट में, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ये कभी कभार पूरी विजन चला जाता है। विटामिन बी 1 से बेरी बेरी की शिकायत, वीक मसल्स और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी से स्क्रवी की बीमारी, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। और कैल्शियम से बोन एंड टूथ दिखे, और वीक बोन्स टूथ दिखे होता है इससे। आयोडीन से गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, आयरन से एनीमिया, वीकनेस। अब यहाँ पर देखिए दूध वगैरह से क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें, कुछ खनिज लवणों के स्रोत ये है, अंडा, दूध। और ये वाली इमेज में क्या है, आयोडीन के कुछ स्रोत है, जैसे कि पालक जो हो गया, अदरक हो गया। इसमें जो बताया जा रहा है कि आयोडीन, और इससे क्या होता है, आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटीज होती है बच्चों में। तो अदरक अच्छी फायदेमंद है, आयरन उसमें रहेगा, और पालक में भी है देखिए। और फास्फोरस के कुछ, फास्फोरस इसमें रहेगा, दूध हो गया, बनाना। और यहाँ से कुछ दालें दी गई है। और यहाँ पर अदरक, पालक आयोडीन के, और विटामिन डी के यहाँ पर फिश, मिल्क, मक्खन। विटामिन सी के लिए जो है तो टोमेटो हो गया, और आंवला जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नींबू, मिर्च, अमरूद, जाम के अंदर भी है, संतरा में भी है। विटामिन बी के लिए जो है तो यहाँ पर ये अखरोट है, और गेहूँ, और उसी तरह से चावल। विटामिन ए के लिए पपीता हो गया, गाजर और आम आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन के लिए ये सारी चीज़ें जो हमने कल देखे थे, तो यहाँ पर कुछ इमेजेस बताए हुए। अब यहाँ पर हम इसके टेस्ट देंगे, तो अनम्यूट करके जो है तो आप सवाल के जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, होल मूंग और चना सीड्स आर dipped overnight in water and left a day or two. The part of the sprout which develops first is, कि साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो क्या है? रूट थर्ड, तो राइट है ऑप्शन जी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 3 रूट सही जवाब। नेक्स्ट है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। पानी की उपस्थिति की जांच करने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करना है स्टार्च को, तो इसमें से कौन सा रंग आता है? हमने ऊपर देखा था, ऑप्शन नंबर सेकेंड ब्लू ऑप्शन ऑरेंज, सेकंड। या फिर ब्लू ब्लैक। इसमें कंफ्यूज हो गए बहुत सारे, एक वॉयलेट कलर का एक अलग था। हाँ ब्लू ब्लैक इस तरह, तो वॉयलेट का एक अलग था स्टार्च का। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट का कल देखा था, इसके अंदर जो आलू था, तो ये देखिए आलू का यहाँ पर है। इसके अंदर जो है तो ब्लू ब्लैक कलर याद रखता है। और आप जो वॉयलेट जो कंफ्यूज हो गए, तो वॉयलेट जो कलर था, तो ये वॉयलेट का इसमें आएगा, सिर्फ वॉयलेट, ओनली वॉयलेट। यहाँ पर टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए वॉयलेट, तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए वॉयलेट हो जाएगा। और स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं देखने के लिए ब्लैक और ब्लू। उसी तरह से थर्ड देखते हैं, बेरी बेरी डिसीज डिसऑर्डर इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। B1, बेरी बेरी थर्ड, तो राइट आंसर है। अभी अभी हमने पढ़ा है बीमारियों के ताल्लुक से। अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल, ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयन इज, तो रिच इन आयन इसमें से कौन सा है? 3 एटेबल्स में 3 खाद्य पदार्थों का एक ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक
सदस्य में लौह मतलब आयन तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 सर। स्पिनच, जैगरी। ऑप्शन नंबर 1 हाँ तो ये सही जवाब। पालक, गुड़, आंवला। हाँ तो राइट आंसर, क्योंकि अनियन में तो नहीं है आयन और टोमेटो में नहीं है, उसमें सी है, विटामिन सी का भी जैसे हमने देखा था। हाँ तो कैबेज में भी नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं आई इसमें। तो फर्स्ट इज राइट। उसके बाद है समर हैज टू सेलेक्ट, समर को सेलेक्ट करना है फूड आइटम्स विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट, ही विल चूज। कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे सामग्री को चुनना था जो पौधों से ना लिया गया हो, तो वो कौन सा चुनेगा? हनी, जैक फ्रूट एंड मीट, मिल्क, एग्स एंड कॉर्न, मस्टर्ड, फिश एंड मीट, मिल्क, हनी एंड एग्स। सवाल का मतलब क्या है? नॉट प्लांट बेस्ड, मतलब प्लांट बेस्ड नहीं है तो फिर उसको एनिमल बेस्ड लगेगा ना फिर। मस्टर्ड देखिए, सरसों जो हो गया प्लांट बेस्ड हो गया, एक एक में देखना है। इसमें कॉर्न प्लांट बेस्ड हो गया सेकंड, और जैक फ्रूट एक फ्रूट हो गया प्लांट बेस्ड। तो फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 सर। हाँ, मिल्क, हनी एंड एग्स। मिल्क, हनी एंड एग्स। दूध, शहद और अंडे। राइट, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हनी यानी कि एनिमल बेस्ड नहीं है, लेकिन प्लांट भी तो नहीं है हनी, और उनके थ्रू में बनता है वो, इसके लिए हनी आएगा उसके लिए। नेक्स्ट है राधा's टीचर ऑब्जर्व दैट राधा इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड द ब्लैक बोर्ड। कि राधा का टीचर ने ऑब्जर्व किया कि राधा को डिफिकल्टी हो रही है रीड करने को ब्लैक बोर्ड, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि राधा को जरूरत है इंक्रीज करने अमाउंट ऑफ सच फूड आइटम विच आर रिच इन फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो क्या लेना चाहिए? हाँ तो विटामिन ए सही जवाब है, क्योंकि आंखों से रिलेटेड है, तो आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है तो विटामिन ए होता है। और विटामिन के ये पोटेशियम वगैरह के लिए होता है ज़्यादातर। और मतलब अ, जो जख्म वगैरह भरने करने, और विटामिन सी ये जो है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये चीज़ें। विटामिन डी मतलब बोन्स के लिए। तो ये विटामिन के नाम के साथ साथ भी ये याद रख सकते हैं आप सारा चार्ट। उसके बाद ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी की बात अभी जो ऊपर बताए थे आपको, तो वो आ गई कि पेंडेमिक टाइम यानी कि कोरोना वगैरह जैसे कि वैश्विक महामारी, अब जरूरी नहीं कि कोरोना ही होना चाहिए, कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा है। क्योंकि ये क्यों जरूरी होता है? कि इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट, कीप्स हेल्दी टीथ एंड बोन्स हेल्दी, इट्स इंटेक्ट शार्पन्स एपेटाइट, इट बिल्ड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इससे भूख बढ़ती ऑप्शन है नंबर या फिर 4 सर। फोर्थ, तो रेजिस्टेंस और ऑप्शन नंबर इन्फेक्शन, तो ये सही जवाब रहेगा, क्योंकि इससे बीमारियों से लड़ने के लिए, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान होती है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होता है। और उसी तरह से एंटी मतलब यानी कि जो भी होता है कि इन्फेक्शन, तो उसके लिए विटामिन सी वो चीज़ों को किल करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। कीप के लिए तो ये विटामिन डी की बात होगी, ये भूख बढ़ाने की होगी, और ये विटामिन ए की बात होगी बीच में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप रिच इन विटामिन सी। अब ये कह रहे हैं कि आप क्या ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ग्रुप है जो कि विटामिन सी में रिच है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग आ गया, लेकिन उसमें से आप कुछ कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं। जिसके मिसाल के तौर पे अगर बात करें, तो देखिए ऑरेंज में विटामिन सी होता है, ये हमको पता है। लेमन में विटामिन सी होता है, लेकिन उसके साथ मिल्क जो है इसमें तो विटामिन डी होगा। ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी, नींबू। ऑप्शन नंबर 4 सर। फोर्थ, इसको क्रॉस चेक भी करना होगा हमको, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो पेपर्स आ गए सिर्फ। ब्रोकली, सोयाबीन्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और डी में क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी एंड लेमन, तो ये वाला सही जवाब है। अब हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें क्यों नहीं है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये एसेंशियल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। और 13 एसेंशियल विटामिन होते हैं। देर आर 13 एसेंशियल विटामिन।
विटामिन सी इसको दूसरा नाम भी है, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको दूसरा नाम अगर आता है तो याद रख सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल्स एंड कीप देम हेल्दी। इट हेल्प्स टू रिपेयर सेल, helps in proper functioning of the immune system. That's why doctors advise taking vitamin C during COVID. अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेजर फूड कंटेनिंग विटामिन सी क्या है। ब्रोकली है, और उसके बाद में सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज। इसको सिट्रस फ्रूट भी कहा जाएगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऑरेंज लेमन ना आ जाए और सिट्रस फ्रूट आ जाए डायरेक्ट। तो फिर आप समझ सकते हैं कि दोनों भी चीज़ें ली गई, ऑरेंज लेमन। स्ट्रॉबेरी से कीवी हो गया, बेल पेपर भी आ गया। देखिए बेल पेपर, यहाँ पर बेल पेपर था क्या, सिर्फ पेपर्स था। तो बेल पेपर्स, ये देखिए पेपर्स आर नेटिव टू मेक्सिको। तो इसमें कंफ्यूज आता है बेल पेपर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम भी, और स्वीट पेपर भी, ये तीन नाम बराबर राइट है। तो कैप्सिकम कॉमनली नोन एज बेल पेपर और स्वीट पेपर। तो ये हमको लग जाता है कभी कभार के मिर्च मसालों की बात हो रही है, और मतलब डायरेक्टली। तो नेम शिमला मिर्च इन हिंदी, दे आर अवेलेबल थ्री डिफरेंट कलर्स, रेड ग्रीन एंड येलो। ये तो इनका ये हो गया। तो लेकिन ये सी के लिए भी विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। तो ये ग्रुप आ रहा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ फिर, वो सोयाबीन की वजह से। और ये वाला, इसमें सोयाबीन आया था वापस से, इसमें मिल्क आ गया था, तो इस वजह से ये ग्रुप बैठ गया। नेक्स्ट है योर फ्रेंड रिमेन्स इल। आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, बिकॉज ऑफ वीक टीथ एंड बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर हर टू रिकवर। तो रिकवरी के लिए उसके कौन सा ऑप्शन बहुत बेस्ट है। राइस, लेमन, आंवला, जगरी, घी, दाल, रोटी, राइस, मिल्क, वेजिटेबल, स्पेनिश फ्रूट, ऑयल, एग्स, राइस, रोटी। अब यहाँ पर देखिए दांत और हड्डियों की बात हो रही है, कमजोर रहती है ये दोनों के कारण, तो उसके लिए तो यानी कि विटामिन डी की बात कर रहे हो एक हिसाब से। अब उन्होंने कंफ्यूज करने ये भी लिख दिया है कि कुछ लोगों को लगेगा कि इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए, तो जैगरी, आंवला, लेमन ले सकते हो। तो ऐसे कंफ्यूज, लेकिन बिकॉज ऑफ वीक टीथ एंड बोन्स, तो उसकी बीमारी विटामिन डी का जो हमने देखे, तो डी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो डी मेल का उसमें आ रहा है, वेजिटेबल्स में तो किसी में होगा क्योंकि सारे ऑप्शन नंबर 3 सर। स्पिनच, फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि इसमें तो क्या आ गया, स्पिनच जो है तो ये आयरन के लिए ज्यादा होता है, आयरन की मात्रा के लिए, और फ्रूट्स में तो सब मिक्स है। सेकेंड में क्या है, घी, दाल, रोटी, राइस, और लास्ट में क्या है, तेल, अंडा। तो इसको हमें एक बार क्रॉस चेक करते चलना होगा। ये आया था सीटेड पेपर 1 के लिए 7 जनवरी 2022 को। ये पिछली बार आ चुका है। तो इसका सही जवाब है मिल्क, वेजिटेबल, स्पिनच एंड फ्रूट। हाँ, ऑनलाइन से जो आपने सवाल का जवाब दिए थे वो सही हो गया। उसका हम एक्सप्लेनेशन राइट। तो उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिकेट्स। रिकेट कहा गया है, इसको प्रिवेंटेबल बोन डिसीज है जो कि अफेक्ट होता है इन्फेंट्स में। मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 2 एंड यंग चिल्ड्रन, कॉज सॉफ्ट एंड वीकेंड बोन्स। रिकेट क्या है, कॉज होता है लैक ऑफ विटामिन डी से, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। विटामिन डी की डिफिशियंसी कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग डार्क स्किन। उससे क्या हो सकता है, डार्क स्किन हो सकती है, लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ द स्किन और टू सनलाइट। एक्सपोजर स्किन का सनलाइट से असर उस पर पड़ सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती है। डिसऑर्डर ऑफ द लीवर भी हो सकता है, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन भी, छोटी आंत पर भी वो प्रभाव पड़ सकता है। और उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड इम्प्रूव्ड सनलाइट एक्सपोजर, और ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर इम्प्रूव्ड सनलाइट एक्सपोजर होता है। डाइट होती है, विटामिन डी लेना होता है, और मिनरल का सप्लीमेंट लेना होता है। तभी मिनरल का सप्लीमेंट वगैरह में कहाँ मिलेगा, ये सारा जो कि फ्रूट्स वगैरह में मिल जाएगा।
Rickets is most common in children who are between 6 and 36 months old. ये जो बच्चे 6 मंथ से 36 मंथ तक, जिसके इन्फेंसी की डेट क्या होती है, इन्फेंसी का पीरियड 0 to 2 years CDP में, तो 0 to 2 years या फिर 6 to 36 मंथ ओल्ड के जो, यानी 3 years तक, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड चिल्ड्रन यूजुअली एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, रैपिड ग्रोथ उसमें होती है अक्सर। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये आ गया कि गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम यहाँ पर पाया जाता है, विटामिन एंड फॉस्फोरस, जो कि हमें ये सारे तीनों चीज़ें काय में मिलेंगे, कैल्शियम, विटामिन एंड फॉस्फोरस, मिल्क, वेजिटेबल्स, स्पिनच और फ्रूट्स। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम पढ़ लेते हैं, साइंस और सिम्टम्स क्या है रिकेट्स के, अगर किसी को होता है तो पेनफुल बोन्स हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, मसल की वीकनेस होती है, क्रैम्प्स होते हैं और स्पेजम्स होते हैं। उसी तरह से स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्लो होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ बोन ब्रोकन बोन, हड्डियां टूटने का रिस्क बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग स्पॉन्टेनियस ब्रेक्स दैट अकर्स बाय देमसेल्व्स विदाउट प्रेशर और ट्रॉमा। ये इतना भी बढ़ जाता है कि बिना कोई प्रेशर डाले के भी वो टूटने का एक नौबत, वहां पर एक खतरा बढ़ जाता है। डेंटल प्रॉब्लम सच एज टीथ फेलिंग टू फॉर्म और बीइंग स्लो टू एमर्ज, डिफॉर्म्ड टीथ और सॉफ्ट टूथ एनिमल, तो ये सारी चीज उसमें हो सकती है। डेंटल प्रॉब्लम्स, टीथ फेलिंग टू फॉर्म, टीथ नहीं बन पाना बच्चों में, यानी कि स्लो होना, एमर्ज करने, निकलने में परेशानी, डिफॉर्म टीथ और उसी तरह से सॉफ्ट टूथ एनिमल, ये सारे। प्रोमिनेंट फोरहेड एंड अ लार्ज फ्रंट क्वांटली इन इन्फेंट्स, ये सारे हो सकते हैं। तो विटामिन डी एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है स्किन में बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसकी प्रिकॉर्सर से। 7 डिहाइड्रो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रो विटामिन D3 से, जैसे D3 के उसके गोलियां भी, टैबलेट भी देते हैं डॉक्टर विटामिन D3 के, तो ये चीज़ें फिर उसके लिए होता है ज़्यादातर बोन्स के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तंतु से वस्तक तक। तो तंतु की बात कर रहे हैं, फाइबर, धागों की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। कि धागों की जो दिखाई दे रही है पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिली होती है बनकर, जिन्हें तंतु कहते हैं। द थिन strands of thread that's that we see are made up of still thinner strands called fibers, तो इसको फाइबर कहा जाता है। इसको एक मर्तबा फाइब्रेस, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर लिखना होगा। Fibers, तो फाइबर्स ही है, fibers, वही प्रोनाउंसिएशन है। मतलब वो खाने वाला फाइबर वो वाला नहीं है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग आती है, वो फाइबर अलग है, लेकिन पढ़ने में वही फाइबर। उसके बाद कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशम तथा ऊनी के में तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मतलब जैसे कि एनिमल्स वगैरह से भी होते हैं प्राप्त ये। कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, के प्लांट्स यानी कि पौधों से और जानवरों से भी प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर्स। और कॉटन एंड जूट आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कि अगर बात की जाए इनको अलग अलग, तो कॉटन और जूट जो हमें मिलते हैं तो मिलते हैं प्लांट से, कौन सा, कॉटन एंड जूट। और वूल और सिल्क जो मिलते हैं फाइबर्स, वो ऑब्टेन होते हैं एनिमल्स से। उसके बाद में है कि हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए, कपड़े बनाने के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता किया जाता था। कि पहले क्या करते थे, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग द फैब्रिक। इन द लास्ट 100 years और सो, के पिछले जो है तो लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। कि मेड फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ये नेचुरल फाइबर्स का अभी तक इस्तेमाल जो किया जाता था, तो आप कुछ इसे क्लास पे डुअल कैसे एग्जाम्पल, तो फाइबर तो बाड़े वाले में क्या कुछ कैंसर आ रही क्या नहीं
हाँ एग्जाम्पल नहीं थी, घर की बात थी जो यहाँ सुनाई दे रही। तो विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर जिन्हें कहा जाता है कि मतलब एक नेचुरल फाइबर्स की हमने बात की, अभी सिंथेटिक फाइबर हो गए जो कि नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल और केमिकल सब्सटेंसेस से जो होता है, तो सिंथेटिक फाइबर से कहा जाए। फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की अगर ली जाए तो पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर का कपड़ा बहुत सारा देखा होगा, लगता भी है। तो पॉलिएस्टर जो है तो ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन जो है तो सिंथेटिक फाइबर है, और एक्रिलिक जो है तो सिंथेटिक फाइबर है। तो एक्रिलिक, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर ये याद रखना है, ये सिंथेटिक फाइबर। और एक बार और रिवीजन, वूल एंड सिल्क फाइबर एनिमल्स, और कॉटन एंड जूट प्लांट्स। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन की अगर बात की जाए तो इसे खेती में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है, खेती जहाँ पर कपास की जाती है? कपास पादप के फल, कपास गोलक, लगभग नींबू की माप के होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? नींबू के माप के लगते हैं कपास। It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी, एंड वार्म क्लाइमेट, और गर्म क्लाइमेट वहाँ पर होता है। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। साधारणतः इन कपास बॉलों के कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कि कैसे लेते हैं? फ्रॉम दीज बॉल्स, कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हैंड से पिक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। ये जो अलग अलग किया जाता है, हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, और पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं सीड्स को, मतलब अलग अलग करके। तो इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन, कपास ओटना कहते हैं। जूट की अगर बात करें, ये हो गया हमारा एक कॉटन के ताल्लुक। कॉटन किसका था? एग्जाम्पल, कॉटन एंड जूट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो अब कॉटन एक हो गया, अब जूट की बात। तो जूट क्या है? यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक इमेज दी गई। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्य पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। The jute fiber is obtained from the stem of the jute plant। एक जो जूट प्लांट का जो तना होता है, स्टेम होता है, उससे वो बनाया जाता है जूट। ये पटसन, जिसको पटसन भी कहते हैं, पटसन और जूट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तीन जगह का नाम याद रखिए, मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। ये जूट प्लांट जो है तो नॉर्मली हार्वेस्ट होता है जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है। और द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों तक उसको डुबो कर रखते हैं पानी में। द स्टेम रोटेंड फाइबर सेपरेटली बाय द हैंड, और हाथों द्वारा अलग अलग किया जाता है। उसके बाद है स्पिनिंग कॉटन यार्न। सूती धागे की कताई कैसे की जाती है? रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कि जो रेशे होते हैं उससे धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कि धागा बनाने यानी कताई का काम। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम amass of cotton wools are drawn out and twisted. These brings the fibers together to form a yarn। तो एक धागा बन जाता है उसको घुमाने से और ट्विस्ट करने से। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे टकली कहते हैं। तो उसको टकली नहीं कहना, टकली है वो। सिंपल डिवाइस जो यूज होगा स्पिनिंग करने के लिए, हैंड स्पिनल, उसको
तकली कहते हैं, तकली। हाथ से जो प्रचलित जो होती है कताई, उसमें उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के लिए एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। अनदर नेम ऑपरेटेड डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस की मूवमेंट पे महात्मा गांधी हमेशा चरखा चलाते हुए दिखाई देते थे, तो इस तरह से यहाँ पर ये बात आई के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, कि फेमस हुआ था वो चरखा। उन्होंने लोगों के हाथ कते धागे से बुने वस्त्रों खादों को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों की बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया था, ही इनकरेज द पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होमस्पन, जिसको होमस्पन कहा जाएगा चरखे को, तो कि इसके बने हुए कपड़े पहनो। यान ट्रेडमार्क खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ द ब्रिटेन, कि जो ब्रिटेन से जो आते थे तो उसका बहिष्कार करके उस पर, मतलब जैसे कि हम लोग बाइकआउट जो करते हैं, तो ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों को बाइकआउट करके ये जो वस्त्र बने होते हैं, तो इसे पहनने की उन्होंने प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया। एक संगठन बनाई 1956 में, जिसे खादी एवं ग्रामो ग्राम उद्योग कहा जाता है, ग्राम उद्योग कहा जाएगा। तो क्या था, इनकरेज किया उन्होंने पीपल को कि वियर करो ड्रेसेस जो रहेंगे तो होम स्पन से, चरखे से बनाए हुए, यान ट्रेडमार्क से, और खादी और शन जो इम्पोर्ट होते थे मिल्स ऑफ ब्रिटेन में, उसका बहिष्कार करो। और उसके बाद में टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी, और इसको पॉपुलराइज और प्रोमोट करने खादी को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक बॉडी, एक फ्रेम की थी, जिसको कहा जाता था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न टू, ये वाला कौन सा था, कॉटन यार्न स्पिनिंग। अब बात की जा रही है फैब्रिक वाली, यार्न टू फैब्रिक। देर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, के धागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां है। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो प्रोसेस है, इसमें दो विधियां होती है, बुनाई तथा बंधाई। वीविंग क्या होता है, धागों के दो सेटों को आपस में, धागे के दो सेट है उसको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, वीविंग कहते हैं। और वस्त्रों की बुनाई घर पर की जाती है, और घर पर वो करते हैं करघों पर। घर पर नहीं, मतलब करघो था वो, तो घर करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विखुत प्रचालित। So you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make fabric is called the weaving. Weaving of fabric is done on looms. तो on looms है, जो करघो जिसको कहा जाता था, तो on looms. The looms, loom भी कहा जाएगा, on looms. Loom है वो, तो looms. तो loom क्या होता है, the looms are either hand operated और power operated. तो या तो वो हाथ से भी चलते हैं या पावर से भी, दोनों चीजें हो सकती है। बात की जाए हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल की, तो वस्त्र सामग्री का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, तो वो है प्रारंभ में, यानी कि बिगिनिंग में। तो इन द बिगिनिंग पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद द बार्क ऑफ ट्रीज वॉक्स, कि पहले लोग क्या करते थे, वृक्षों की छाल, वल्क से, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और तमोर से अपने शरीर को ढकते थे। तो पहले यानी कपड़ों के बजाय क्या था, कि बार्क ऑफ ट्री, वाक और लार्ज लीव्स और स्किन ऑफ एनिमल और समूर, ये सारे चीजों से अपने जिस्म को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालिया टोकरी बनाना सीखा। तो आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल होने के लिए दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू द मैट्स एंड बास्केट्स। जो है तो ये सीखा, क्या सीखा उन्होंने, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के लिए। तो कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, तो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज में बसने के लिए।
उन्होंने सीखा कि पतली पतली टहनियों में घास को बुनकर चटाई और डालियां मतलब टोकरियां बनाना सीखा। अब यहाँ पर है देखिए आगे कि लताओं जंतु की ऊन अथवा बलों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। कि उन्होंने क्या किया कि वाइंस एनिमल प्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। तो उन्होंने उसको लंबी लड़ियां बनाई इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। कि there were woven into fabrics. The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga, जो कि रिवर गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो इस तरह से इसका ये बात थी। उसके बाद है फ्लैक्स। फ्लैक्स की अगर बात करें तो फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट। तो फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स भी एक पादप है, यानी कि फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट, एक प्लांट है, पौधा है। दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, जो कि एक नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर्स नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कि प्राचीन में मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए एक रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। आइडेंटिफाइंग द यार्न्स, तंतुओं की पहचान कैसे करें यार्न्स। तो यदि ये सूती तंतु है, अगर सूती तंतु अगर है तो ये जल जाते हैं। सूती तंतु जो रहेंगे तो जल जाएंगे। मतलब है कि इफ दीज आर कॉटन यार्न्स दे बर्न बट डू नॉट श्रिंक और मेल्ट। वो श्रिंक नहीं होते या मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं या फिर श्रिंक यानी कि सिकुड़ते नहीं, तो जल जाते हैं वो। द बर्निंग yarns gives an odor similar to the burning paper। और बर्निंग पेपर जैसा होता है जलता हुआ पेपर, वैसी वो खुशबू देते हैं। तो उसको कट करके आप जलाकर देख सकते हैं कॉटन है या नहीं। लेकिन कपड़ों की दुकान में ले जाकर ये बिल्कुल इसे प्रयास ना करें ऐसा करने का, वहाँ आग लग सकती है, खासकर गर्मी के दिनों में। परंतु सिकुड़ते अथवा पिघलते नहीं है। जलते तंतुओं से कागज के जलने जैसी गंध आती है। रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ती है और जल जाती है। और जो सिल्क होता है, सिल्क यार्न श्रिंक अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड बर्न्स बट डज नॉट मेल्ट। ये पिघलते नहीं, सिल्क यार्न ये सिकुड़ जाते हैं, मतलब आग के दूर से ही सिकुड़ जाते हैं सिल्क यार्न। इट हैज द ऑडियो ऑफ द चैड मीट। और इसमें से कैसी बदबू आती है, परंतु इसमें मांस जैसी गोश्त जैसी गंध आती है। ऊनी तंतु भी सिकुड़ती है। ऊनी तंतु भी सिकुड़ जाती है परंतु पिघलती नहीं, ये भी पिघलती नहीं, सिकुड़ जाती है। इससे जलते बालों जैसी, बाल जैसे जलते हैं तो वैसी बदबू आती है। ये 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएंगी। सिंथेटिक yarns shrink and burn, they also melt